नमस्कार, मेरा नाम माला राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार सार, जिसमें हम दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सीधा सरोकार। सबसे पहले आज 22 जून 2023 के मुख्य समाचार। JEHAL ने भारत में जेट इंजन के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी का इंतजार। व्हाइट हाउस का कहना है कि आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त मिशन भेजेगा। बसपा प्रमुख मायावती ने पटना में विपक्ष की बैठक में शामिल होने की योजना बना रहे दलों पर निशाना साधा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में क्लैग नार्ग-कलम स्मारक के लिए अंतिम मंजूरी दी, 15 शर्तें रखी। कांग्रेस ने मनाया छल दिवस, कई गिरफ्तार। कोविड डेटा लीक में शामिल होने पर 2 गिरफ्तार। पिछले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। टीम एमसी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पटना विपक्ष की बैठक को अच्छी शुरुआत बताया। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा, अब तक 30 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री आ चुके हैं। भारत कामगारों के लिए वीजा में ढील देगा अमेरिका। अब समाचार विस्तार से। जेई एरोस्पेस ने घोषणा की कि उसने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA के लिए लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड HAL के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चल रही अमेरिकी की यात्रा के बीच इंजन निर्माता जेई एरोस्पेस ने 22 जून को घोषणा की कि उसने स्वदेशी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड HAL के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते में भारत में EG एरोस्पेस के F414 इंजनों का स्वाभाविक संयुक्त उत्पादन शामिल है और जेई एरोस्पेस इसके लिए आवश्यक निर्यात प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ काम करना जारी रखे हुए हैं। यह प्रयास भारतीय वायुसेना IAF के LCA Mk2 कार्यक्रम का हिस्सा है। आज का समझौता LCA Mk2 कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में भारतीय वायुसेना के लिए 99 इंजन बनाने की जेई एरोस्पेस की पहले प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा GE ने कहा कि यह कंपनी को भारत में उत्पादों का एक परिवार बनाने के लिए एक मजबूत स्थिति में रखता है, जिसमें F404 इंजन शामिल है, जो वर्तमान में LCA Mk1 और LCA Mk1A विमान को शक्ति प्रदान करता है और प्रोटोटाइप विकास, परीक्षण और प्रमाण के लिए GE एरोस्पेस का चयन करता है। हमारे F414 INSC-6 इंजन के साथ एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम, इसके अलावा GE AMCA Mk2 इंजन प्रोग्राम पर भारत सरकार के साथ सहयोग करना जारी रखेगा। यह कहा, LCA Mk1 और Mk1A जिसमें से 83 ऑर्डर पर हैं, F404 इंजन द्वारा संचालित है, जबकि LCA Mk2 एक बड़ा और अधिक सक्षम जेट होगा जो F414 इंजन द्वारा संचालित होगा, जिसे अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह संयुक्त रूप से होगा भारत में निर्मित। इसे एक ऐतिहासिक करार देते हुए जेई के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जेई एयरस्पेस के CEO H. लॉरेंस कल्प जूनियर ने कहा, हमारे F414 इंजन बेजोड़ हैं और दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण
आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि हम अपनी मदद करते हैं। ग्राहक अपने सैन्य बेड़े की जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले इंजन का उत्पादन करते हैं। 1986 में जेई ने LCA प्रोग्राम के लिए एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL के F404 इंजन के साथ काम करना शुरू किया। कुल मिलाकर 75 F404 इंजन वितरित किए गए हैं और अन्य 99 LCA Mk1A के लिए ऑर्डर पर है। इसलिए LCA Mk2 के लिए चल रहे विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 8 F414 इंजन वितरित किए गए हैं। जेई कहा 5 मिलियन से अधिक उड़ान घंटे और F414 संचालित विमानों के संचालन या आदेश के साथ 8 राष्ट्रों के साथ F414 विश्वसनीयता और विंग पर समय के लक्षणों को पार करना जारी रखता है। आज तक वैश्विक स्तर पर 16,000 से अधिक F414 इंजन वितरित किए गए हैं। Mk2 विकास को सुरक्षा और कैबिनेट समिति CCS से अगस्त 2022 के अंत में 9,000 करोड़ की कुल लागत पर मंजूरी मिली। DRDO के अधिकारियों ने कहा कि प्रोटोटाइप के 2024 से 2025 तक रोल आउट होने और 2027 तक उत्पादन के लिए तैयार होने की उम्मीद है। हिंदू पहले AMCA की परियोजना लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बयान में कहा गया है कि भारत में जेई की उपस्थिति में इसका अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र बेंगलुरु में जॉन F बेल्चर टेक्नोलॉजी सेंटर जो 2000 में खुला और पुणे की इसकी मल्टी मॉडल फैक्ट्री शामिल है जो 2015 में खुली। व्हाइट हाउस की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ओवल ऑफिस में बैठक से कुछ घंटे पहले हुई। व्हाइट हाउस ने गुरुवार 22 जून को कहा कि भारत के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने का फैसला किया है, जो नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण पर समान विचारधारा वाले देशों को एक साथ लाता है और नासा और इस इशारों ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन के लिए सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के बीच बैठक से पहले एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, अंतरिक्ष पर हम यह घोषणा करने के सक्षम होंगे कि भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है, जो सभी मानव जाति के लिए लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण के लिए एक आम दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। ओवल ऑफिस में जो बिडेन 1977 OST की बाहरी अंतरिक्ष संधि पर आधारित आर्टेमिस समझौते 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग को निर्देशित करने के लिए डिजाइन किए गए सिद्धांतों का एक गैर वैधकारी सेट है। यह 2025 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने का एक अमेरिकी नेतृत्व वाला प्रयास है, जिसका अंतिम लक्ष्य मंगल और उससे आगे अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करना है। अधिकारी ने कहा कि नासा और इशारों इस साल मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए एक रणनीति रूपरेखा है। इसके अलावा नासा और इसरो ने वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन के लिए सहमति व्यक्त की है। अधिकारी ने नाम न छपवाने की शर्त पर बताया, अर्धचालकों पर अमेरिकी कंपनियां एक अर्धचालक परिस्थिति की तंत्र बनाने के लिए भारत के साथ साझेदारी कर रही है, जो आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण को बढ़ावा देती है। इंडियन नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के समर्थन में माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने $800 मिलियन से अधिक
के निवेश की घोषणा की, जो कि भारतीय अधिकारियों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता के साथ मिलकर भारत में $2.75 मिलियन सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा की राशि होगी। इसके अलावा यूएस एप्लाइड मटेरियल्स ने भारत में व्यवसायीकरण और नवाचार के लिए एक सेमीकंडक्टर केंद्र की घोषणा की और एक अन्य सेमीकंडक्टर निर्माण उपकरण कंपनी लैम्ब रिसर्च भारत के सेमीकंडक्टर कार्यबल विकास लक्ष्यों ने तेजी लाने के लिए अपने सेमी वर्ष समाधान के माध्यम से 60,000 भारतीय इंजीनियरों के लिए एक परीक्षण कार्यक्रम की घोषणा करने जा रही है। महत्वपूर्ण खनिजों और खनिज सुरक्षा पर संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को खनिज सुरक्षा साझेदारी का सदस्य बनाने के लिए अपने समर्थन की घोषणा करेगा, जो अमेरिकी विदेश विभाग के नेतृत्व में है और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हमारे संबंधी बाजारों में आवश्यक आपूर्ति अच्छी तरह से हो। महत्वपूर्ण खनिज को जलवायु, आर्थिक और रणनीति प्रौद्योगिकी लक्ष्यों के लिए आवश्यक है। अधिकारी ने कहा, उन्नत कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम सूचना विज्ञान पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार एक संयुक्त भारत अमेरिका क्वांटम समन्वय तंत्र स्थापित किया है, जो हमारे उद्योगों, शिक्षाविदों और सरकार के बीच अधिक सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत वायरलेस और क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर एक नई कार्यान्वयन व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए हैं। एक आर्थिक विकास कंसोर्टियम पर अमेरिका अब इसकी सदस्य भारतीय क्वांटम विश्वविद्यालय और संस्थाओं पर भी स्वागत कर रहा है। उन्नत दूरसंचार पर दोनों देश 5GB और 6GB तकनीकियों पर एक साथ काम कर रहे हैं और इसमें ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN सिस्टम शामिल है। यहाँ हम दोनों बाजारों के ऑपरेटरों और विक्रेताओं के साथ दोनों देशों में बड़े पैमाने पर तैनाती सहित ओपन रन, फील्ड ट्रायल और रोल आउट पर साझेदारी की घोषणा करेंगे। दोनों देश 5G और 6G तकनीकों पर एक साथ काम कर रहे हैं और इसमें ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN सिस्टम शामिल है। यहाँ हम दोनों बाजारों के ऑपरेटरों और विक्रेताओं के साथ दोनों देशों में बड़े पैमाने पर तैनाती सहित ओपन रन, बिल्ड, ट्रायल और रोल आउट पर साझेदारी की घोषणा करेंगे। इसमें सहयोग के लिए और भारत में तैनाती को बढ़ावा देने के लिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस के समर्थन शामिल होगा। अधिकारी ने कहा, भारत का 5G और 6G और US नेट्स जी गठबंधन एक नए सार्वजनिक निजी सहयोग मंच का भी नेतृत्व करेगा। अमेरिका भी अविश्वसनीय विक्रेताओं द्वारा बनाए गए दूरसंचार उपकरणों को हटाने वाले अमेरिकी रिप एंड रिप्लेस कार्यक्रम में भारतीय भागीदारी का स्वागत करेगा। लोगों के संबंधों और उच्च शिक्षा पर दोनों देशों में विशेष रूप से STEM, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित क्षेत्रों में भारी प्रतिभा का लाभ उठाने और अमेरिकी विश्वविद्यालयों और समकक्षों से बाहर आना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कृषि, ऊर्जा और स्वास्थ्य सहित क्षेत्रों में संघीय स्पार्क नई अनुसंधान, साझेदारी और आदान प्रदान के लिए इंडो-US वैश्विक चुनौतियों के साथ विश्वविद्यालय नेटवर्क के लॉन्च का स्वागत करना चाहता है, अधिकारी ने कहा। पटना में विपक्षी एकता के प्रदर्शन से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने 22 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित बैठक को दिल से ज्यादा हाथ मिलाने वाला बताया। सुश्री मायावती को शुक्रवार को विपक्ष की बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।
जदयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, हमने उन पार्टियों को आमंत्रित किया है जो 2024 में भाजपा के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, भाजपा कहती है कि वह गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, तो हम अपना निमंत्रण क्यों रद्द करें। बैठक में भाग लेने वाले दलों पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा है कि उनके रवैये से ऐसा लगता है कि वह उत्तर प्रदेश में अपने उद्देश्य को लेकर गंभीर हैं। यूपी की असली लोकसभा सीटों को चुनावी सफलता की कुंजी कहा जाता है, लेकिन विपक्षी दलों के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वे अपना उद्देश्य के प्रति गंभीर और सही मायने से चिंतित हैं। यहाँ के लोकसभा चुनाव वास्तव में आवश्यक बदलाव लाते हैं। उसने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार हिंदी ट्वीट में कहा, देश में बहुजनों की स्थिति से स्पष्ट है कि भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां BR अम्बेडकर द्वारा बनाए गए मानवतावादी समतावादी संविधान को लागू करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा 23 जून को पटना में विपक्षी नेता को बैठक दलों से ज्यादा हाथ मिलाने की अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी के ध्यान में रखते हुए बेहतर होता है कि पार्टियां साफ नीयत से लोगों में आम विश्वास जगाने की कोशिश करती। मुंह में राम बगल में छुरी कब तक चलेगा। उसने जोड़ा, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी विरोधी मोर्चे के गठन का रोड मैप तैयार करने के लिए विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शुक्रवार को पटना में एक बैठक में मंथन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके दिल्ली समर्थक और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार नेताओं में शामिल है, जिसके इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। विपक्ष की पहली उच्च स्तरीय बैठक इसकी मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव यहां कर रहे हैं। बैठक में यूपी से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। सुश्री मायावती के बैठक में शामिल नहीं होने की खबरों पर त्यागी ने कहा, जब हमने उन्हें भाजपा को आमंत्रित नहीं किया है तो वे क्यों कह रहे हैं कि बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में 15 शर्तों के साथ चेन्नई में ट्रिप्लिकेन के पास मरीना बीच के दूर बंगाल की खाड़ी में मुथमिस अरिगनार डॉक्टर क्लाइंगनर पेन स्मारक के निर्माण में तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव के लिए तटीय विनियम क्षेत्र CRZ मंजूरी प्रदान की है। इस अंतिम मंजूरी के साथ राज्य सरकार प्रस्ताव को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। 19 जून को लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने कहा है कि विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति CRZ और तमिलनाडु तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर CRZ मंजूरी प्रदान की गई थी। यह भी नोट किया गया है कि यदि शर्तों का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं पाया गया तो मंत्रालय मंजूरी को रद्द या निलंबित कर सकता है। विभाग ने कलम स्मारक को 30 मिनट ऊंचा बनाने का प्रस्ताव दिया था और यह 8,551 वर्ग मीटर में फैला होगा। इसमें पेडस्टल समुद्र तट में ऊपर जालीदार पुल और समुद्र के ऊपर भूमि और पैदल मार्ग शामिल होंगे। 7 मीटर चौड़ा पुल जमीन पर 290 मीटर लंबा और समुद्र के ऊपर 360 मीटर लंबा होगा।
केंद्रीय मंत्रालय द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के निर्माण से पहले परियोजना स्थल से 800 मीटर की दूरी पर स्थित INS एडआर के अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल है। कटाव और अभिवृद्धि अध्ययन की निगरानी की जानी चाहिए। भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन निकासी योजनाओं पर निष्पादित रिपोर्ट क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यालय को प्रदान की जानी चाहिए। यह देखते हुए कि अदालत और ट्रिब्यूनल के किसी भी आदेश या निर्देश का पालन किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि CRZ क्लियरेंस लेटर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दक्षिणी क्षेत्र के अंतिम आदेश के अधीन है। चेन्नई स्थित विवर्ट एनवायरो केयर सिस्टम परियोजना के लिए बुनियादी ढांचा और पर्यावरण सलाहकार था। लोक निर्माण विभाग मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के आह्वान पर राज्य भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को छल दिवस मनाया और भारत राष्ट्र समिति BRS सरकार पर कई मोर्चों पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने BRS अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा किए गए 10 वादों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 सिरों वाले पुतले जलाने का भी आह्वान किया है, लेकिन पूरा नहीं किया गया। राजधानी के लिए LB नगर में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और गिरफ्तार कर लिया। कई कांग्रेस नेताओं को अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि कोविन पोर्टल से कथित डेटा लीक में शामिल होने के मामले में बिहार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और एक किशोर को पकड़ा गया। उस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने डेटा लीक करने के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल किया। कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत नागरिकों के डेटा के उल्लंघन के बारे में दावे किए गए हैं और विपक्षी दलों ने सरकार से निवारक कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट्स को शरारती और बिना किसी आधार के करार दिया है, जबकि गोपनीयता के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है। इस मामले को देश की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी CRT इन द्वारा समीक्षा के लिए भेजा गया है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा है कि टेलीग्राम बॉट के लिए बैकएंड डेटाबेस को जो कथित लीक के लिए केंद्र में है, सीधे API तक नहीं पहुंच रहा है। कोविन डेटाबेस का एक बयान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि मौजूदा सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक अभ्यास शुरू किया गया। फिच रेटिंग्स ने गुरुवार 22 जून को चालू वित्त वर्ष 2023 से 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को पहले 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। यह मुख्य रूप से पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन और निकट अवधि की गति के कारण विकास पूर्व अनुमान की तुलना वित्त वर्ष 23 में 7.2% DGP विस्तार के साथ की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष FY22 में अर्थव्यवस्था 9.1% बढ़ी थी। भारत की अर्थव्यवस्था व्यापक आधारित ताकत दिखा रही है। पहली तिमाही जनवरी मार्च में सकल घरेलू उत्पाद में साल दर साल 6.1% की वृद्धि के साथ और ऑटो बिक्री PMI सर्वेक्षण और क्रेडिट वृद्धि हाल में महीनों में मजबूत बनी हुई है और हमने इसके लिए अपना पूर्व अनुमान बढ़ाया है। मार्च 2024 FY23-24 में
सप्ताह होने वाले वित्तीय वर्ष में 0.3% अंक बढ़कर 6.3% हो गया। रेटिंग्स एजेंसी ने कहा फिच में मार्च में 2023 से 2024 के लिए अपने पूर्वानुमान को 6.2% से घटाकर 6% कर दिया था, जिसमें उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के साथ साथ वैश्विक मांग में गिरावट का हवाला दिया गया था। 2024 से 2025 और 2025 से 2024 वित्तीय वर्षों के लिए इसने 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया। तब से मुद्रास्फीति में कमी आई और घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी आई है, या कहते हुए कि जनवरी मार्च में सरल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अपेक्षा से अधिक की थी। फिच घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी आई है, या कहते हुए कि जनवरी मार्च में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अपेक्षा से अधिक थी। फिच ने कहा कि लगातार 2 त्रैमासिक संकुचन, निर्माण से बढ़ावा और कृषि उत्पाद में वृद्धि के बाद विनिर्माण क्षेत्र में सुधार हुआ है। ब्याज के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि घरेलू मांग और शुद्ध व्यापार से बढ़ावा द्वारा संचालित थी। तृणमूल कांग्रेस बिहार के पटना में शुक्रवार की विपक्षी बैठक को 2024 में आम चुनाव से पहले एक अच्छी शुरुआत मानती है और अलोकतांत्रिक और सत्तावादी नीतियों के खिलाफ भाजपा विरोधी दलों के एकजुट होने का महत्व पर जोर देती है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई बैठक में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इसके स्टालिन, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती और हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे विविध नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। पिछले साल बीजेपी को धूल चटा दी थी। सुश्री बनर्जी के साथ विपक्ष की बैठक के लिए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी होंगे। उन्होंने कहा, पटना पहुंचने से पहले एक ही अच्छी शुरुआत। देश के संविधान को बचाने के लिए काम कर रही सभी पार्टियां कई मुद्दों पर एकमत हैं। फिलहाल हमारे पास एक तरीका, एक जगह, एक समझौता है जो हर पार्टी को मुखिया करेंगे। मीटिंग में उपस्थित रहे टीएमसी के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रियन ने कहा, इसके बाद अगली बैठक की तारीख और स्थान पटना में तय किया जाएगा और अटकलबाजी करना उचित नहीं है। पटना में विपक्षी नेताओं की एक बैठक आयोजित करने के विचार सुश्री बनर्जी ने दिया था, जिन्होंने अप्रैल में कोलकाता में श्री कुमार से मुलाकात के दौरान जयप्रकाश नारायण की स्मृति का आह्वान किया था। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुखेदु शेखर राय ने कहा कि उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा चाहिए कि विपक्षी एकता जल्द से जल्द आकर ले, क्योंकि 2024 में आम चुनाव से पहले 1 साल से भी कम समय बचा है। भाजपा ने देश के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है और संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। यदि पार्टियां जो भाजपा का विरोध कर रही हैं और इसके खिलाफ लड़ रही हैं, एकजुट लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आने के विफल रहती हैं, तो यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उन्होंने कहा, श्री राय ने कहा कि पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवारों के चयन के दौरान विपक्षी एकता को मजबूत करने के प्रयास शुरू हो गए थे। या पूछे जाने पर किया विपक्षी श्री राय ने कहा, सिर्फ मीडिया और भाजपा को इसकी परवाह है, ना तो विपक्षी दलों और ना ही इस देश के लोगों को ऐसे नेतृत्व की परवाह है। नहीं बताना चाहते थे। ने कहा कि मणिपुर में चल रहे संकट, जहां जाति हिंसा के 100 से अधिक लोगों की जान ले ली है, पर भी चर्चा होगी। इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत के बाद टीएमसी
सुप्रीमो ने कहा था कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में पुरानी पार्टी का समर्थन करेगी जहां वह मजबूत है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वह सीट बंटवारे के फॉर्मूले की उम्मीद करेगी। क्षेत्रीय खिलाड़ियों को उन क्षेत्रों में प्राथमिकता दे जहां वह मजबूत थे। सर्वोच्च नेता श्री कुमार पिछले साल अगस्त में भाजपा से नाता तोड़ने के बाद ही विपक्षी एकता की वकालत कर रहे हैं। भाजपा ने प्रस्तावित विपक्ष की बैठक को एक व्यर्थ कवायद करार दिया और कहा कि इस तरह से अवसरवादी गठबंधन से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। बीजेपी के पश्चिमी ने कहा ये व्यर्थ की कवायद है। हमने 2014 और 2019 में इस देश के लोग भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं। वे कभी भी अस्थिर और अवसरवादी गठबंधन को वोट नहीं देंगे। बंगाल इकाई के माध्यम के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा में 30 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने चार धाम की यात्रा की है और 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ का दौरा किया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने 22 जून को कहा, भक्तों के लिए दर्शन। उन्होंने आगे कहा, उत्तराखंड पुलिस भक्तों के लिए सुगम दर्शन और एक सुरक्षित चार धाम यात्रा के लिए समर्पित है। अब तक 30 लाख से अधिक, गंगोत्री 5,35,327, यमुनोत्री 4,65,295, केदारनाथ 10,17,195, बद्रीनाथ 8,98,221, हेमकुंड साहिब 88,455 श्रद्धालु चार धाम यात्रा के हैं। श्री केदारनाथ के 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इस बीच एहतियात उपाय के रूप में आने वाले मानसून के मौसम से पहले और चल रही चार धाम यात्रा के बीच उत्तराखंड सरकार ने 17 जून को एक नोटिस जारी कर सभी राज्य सेवाओं के कर्मचारियों को अगले 6 महीनों के लिए हड़ताल सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के अनुच्छेद के उप अनुच्छेद के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर नोटिस जारी करने की तारीख से 6 रोक लगाते हैं। आधिकारिक बयान में कहा, 17 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में लगभग 22.25 करोड़ की लागत से चार धाम यात्रियों के लिए पंजीकरण कार्यालय। मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में लगभग 22.25 करोड़ की लागत से चार धाम यात्रियों के लिए पंजीकरण कार्यालय शाह पारगमन शिविर का उद्घाटन किया। चार धाम यात्रा में 4 पवित्र मंदिर शामिल हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अक्षय तृतीया के शुभ दिन 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भक्तों के लिए खोले गए। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुले। मामले से परिचित 3 लोगों के अनुसार कुछ कुशल श्रमिकों को देश में प्रवेश करने या रहने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस सप्ताह की राजकीय यात्रा का उपयोग करके बिडेन प्रशासन भारतीयों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना और काम करना आसान बना देगा। सूत्रों में से एक ने कहा कि विदेश विभाग गुरुवार को जल्द से जल्द घोषणा कर सकता है कि H-1B वीजा पर भारतीयों और अन्य विदेशी कर्मचारियों की एक छोटी संख्या अमेरिका में उन वीजा को नवीनीकृत करने के लिए सक्षम होगी, जो विदेश यात्रा के बिना पायलट कार्यक्रम जिसे आने वाले वर्षों में विस्तारित किया जा सकता है। भारतीय नागरिक अब तक US H-1B कार्यक्रम से पहले सबसे सक्रिय उपयोगकर्ता और वितरित वर्ष 2022 में लगभग 4,42,000 H-1B श्रमिकों में से 73% बने हैं। एक अन्य अमेरिकी अधिकारी ने कहा, हम सभी मानते हैं कि हमारे लोगों की गतिशीलता हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है और इसलिए हमारा लक्ष्य यह है, लक्ष्य की तरह से बहुमुखी तरीके से उस तक पहुंचना है।
विदेश विभाग सब पहले से ही चीज़ों में बदलाव करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। विदेश विभाग में एक प्रवक्ता ने इस सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि कौन से वीजा प्रयास योग्य होंगे और पायलट लॉन्च का समय क्या होगा। एक पायलट कार्यक्रम के लिए योजनाओं की सूचना सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? ब्लूमबर्ग कानून। फरवरी में प्रवक्ता ने छोटे को परिभाषित करने से इनकार करते हुए कहा, अगले 1 से 2 वर्षों में पहल को बढ़ाने के इरादे को पायलट मामलों की एक छोटी संख्या के साथ शुरू होगा। कदम बदल सकते हैं और जब तक उनकी घोषणा नहीं की जाती तब तक उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। व्हाइट हाउस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हर साल अमेरिका सरकार कुशल विदेशी कामगारों की तलाश करने वाली कंपनियों को 65,000 H-1B वीजा उपलब्ध कराती है। साथ ही उन्नत डिग्री वाले कामगारों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा उपलब्ध कराती है। वीजा 3 साल के लिए रहता है और इसे अगले 3 साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार हाल में वर्षों में सबसे अधिक H-1B श्रमिकों का उपयोग करने वाली कंपनियों में भारतीय आधारित इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी, अल्फाबेट और मेटा शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कुछ स्थानीय विदेशी कर्मचारियों के लिए अमेरिका में वीजा का नवीनीकरण करने में क्षमता विदेशों में वाणिज्य दूतावासों के वीजा साक्षात्कार के लिए संसाधनों को मुक्त कर देगी। पहुंच में सुधार के लिए काम करते हुए महीनों बिताए हैं। अमेरिकी आव्रजन नीति में व्यापक सुधार के लिए कांग्रेस में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को दूर करने के लिए कोशिश की है। राष्ट्रपति जो बिडेन आंशिक रूप से चीन के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए दुनिया को 2 सबसे लोकतंत्रीय को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 में वाशिंगटन द्वारा दुनिया भर में लगभग सभी वीजा सेवाएं अभी भी एक बैकलॉग को साफ करने का प्रयास कर रही है। वीजा बैकलॉग के कारण कुछ परिवारों को विस्तारित अवधि के लिए अलग होना पड़ा है। कुछ ने अपनी स्थिति पर शोक व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया पर का सहारा लिया है। राष्ट्रीय खबरों के बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे अवेयर न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबरों का सिलसिला यहाँ पर थमता नहीं। आप अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.awarenews24.com का रुख कर सकते हैं। चलते चलते बता दूं कि तकनीकी कारणों की खबरों से अभी देरी हो जा रही है, मगर जल्द ही हम सुधार कर लेंगे। देखते रहें अवेयर न्यूज 24 को, क्योंकि यहाँ पर होती है जनता के हक की बात, जन सरोकार से जुड़ी खबरें। अब मुझे यानी माला राज को आज्ञा दे। शुभ रात्रि।